हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पेश एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। पेपर 7 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार इस अधिनियम का यह अंतिम क्लास है। इसके पश्चात जो कक्षाएं होंगी उसमें हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, लिखना सीखेंगे कि इस अधिनियम से अब तक कौन किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका सही उत्तर किस प्रकार दिया जाए मेंस परीक्षा के आधार पर, उसको भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम इस वीडियो लेक्चर में, आज के क्लास में हम लोग राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग, यह लेक्चर आपके लिए बहुत आसान तब होगा जब आप इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के गठन का प्रावधान देखे थे कि इस अधिनियम के तहत उस आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे किया जाए, उनका संरचना, त्याग पत्र, इन सब के बारे में चर्चा की है। तो आप सभी से निवेदन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की इस श्रृंखला का पहला वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो यह तीसरा वीडियो लेक्चर देखने में आपको बहुत मजा आएगा और आपके लिए बहुत आसान होगा। उसी प्रकार से ही अधिनियम बनाया गया है। बस जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा वैसे ही इस अधिनियम के तहत कहा गया है प्रत्येक राज्यों में एक एक राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर हम इनके बारे में पढ़ें, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को याद करें और आपको करना क्या है? आपको करना बस यह है, उस अधिनियम में जहां पे प्रेसिडेंट था, जहां पे राष्ट्रपति का प्रावधान था, वहां पे आप राज्यपाल लिखेंगे। जहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर की बात कही गई थी वहां पे आप चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे। और जहां पे केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कही गई थी, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कही गई थी, वहां पे आप राज्य मंत्री परिषद कर देंगे। उसके बाद आपको मेरे साथ पढ़ना बहुत आसान होगा। जहां पे राष्ट्रपति था वहां राज्यपाल करेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री था वहां पे मुख्यमंत्री करेंगे, जहां पे केंद्रीय मंत्री परिषद था वहां पे राज्य मंत्री परिषद करेंगे। फिर यह क्लास बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस प्रकार किया गया है। याद रखेंगे इस अधिनियम के अध्याय नंबर 5 में, इस अधिनियम में मैंने कुल 8 अध्याय बताए, 4 ऑलरेडी मैंने अब तक चर्चा किया हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 5 में। अध्याय नंबर 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे, सर ये धारा और अध्याय पढ़ना जरूरी है क्या? सही मायने में बोलूं तो बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमको यह प्रश्न पूछ दिया जाए, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना किस प्रकार है समझाइए। 4 नंबर में अगर यह प्रश्न पूछा गया और आप समझाना शुरू करें कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अध्याय 5 के तहत राज्य मानव अधिकार के गठन का प्रावधान किया गया है, अगर इस प्रकार का आप लाइन शुरू करते हैं, कानूनी रूप से लिखना शुरू करते हैं, डेफिनेटली आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो वैसी जगहों में यह लिखने के बहुत काम आता है। और कहीं कहीं पे अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें सीजीपीएससी मेंस द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, तो डायरेक्ट धारा से भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। तो ठीक है, अगर हम धारा के हिसाब से ना पढ़ें तो पढ़ना आसान तो हो जाता है, लेकिन पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो भाई, तो इस अधिनियम के अध्याय नंबर 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बात किया गया है। लाइन से चर्चा करेंगे इनके एक एक प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले गठन का प्रावधान किया गया है कि इनका गठन कैसा होगा, गठन या आप बात करेंगे संरचना, किसके बारे में? संरचना। तो यहां पे बोला गया है 1+2, टोटल 3 मेंबर होंगे बोले। वहां पे 13 मेंबर, आप याद करें, वहां पे 13 मेंबर, यहां पे 3 मेंबर। प्रत्येक राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत कितने मेंबर? 3। और 1+2 लिखा हूं, मतलब एक अध्यक्ष है बाकी 2 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है बाकी 2 सदस्य हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, जैसे पिछले में हम पूरा 13 का हिसाब लिए थे, वैसे ही हम लोग राज्य मानवाधिकार में पूरे 3 का हिसाब लेंगे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। प्रश्न बनता है, यह अध्यक्ष कौन होगा, उनकी योग्यता क्या होगी? अध्यक्ष हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट का यदि कोई मुख्य न्यायाधीश रहा हो या हो,
रिटायर्ड भी चलेंगे, वर्किंग वाले भी चलेंगे, तो उनको किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। याद रखेंगे, चीफ जस्टिस की बात कही जा रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट, बिलास हाई कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश को यह पद दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा रहा है तो भारत देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं, उस हाई कोर्ट में कोई भी जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे हो या रहा हो, उनको यहां पे लाकर बैठाया जा सकता है, उनको अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। बस यही है, अगर किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक बात भी याद रखेंगे, देखो, हो मतलब वर्किंग और रहा हो मतलब रिटायर्ड। रहा हो मतलब उनका काम पूरा हो चुका है, रिटायर्ड तो वर्किंग रिटायर्ड दोनों चलेंगे। तो वर्किंग का भी काम चलेगा, यह लाइन 2019 में जोड़ा गया है। नहीं तो पहले सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही किसी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन संशोधन करके जो वर्तमान में हैं उनको भी बनाया जा सकता है। एक इसके बारे में हो गया, एक अध्यक्ष के बारे में। याद रहेगा, किसी भी हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होगा। अब अन्य दो सदस्यों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक सदस्य किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। जैसे किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पढ़े थे अध्यक्ष के लिए, तो किसी भी हाई कोर्ट में सिर्फ न्यायाधीश के पद पर या तो हो या तो रहा हो, वर्किंग हो या रिटायर्ड हो, तो उसको बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो सदस्य है, अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है तो भी किसी भी न्यायालय में यदि वह 7 वर्ष तक न्यायाधीश हो, जिला न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय में यदि 7 वर्ष का अनुभव हो न्यायाधीश रहने का, तो भी काम चल जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में या लगा लीजिएगा। किसी व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके साथ साथ ये एक और सदस्य जो हम कह रहे हैं, इस एक सदस्य जो और है वह मानव अधिकार क्षेत्र का ज्ञाता हो। जैसे वहां पे मानव अधिकार क्षेत्र के ज्ञाता कितने ला के रखे थे आप लोग? 3। तो यहां पे मानव अधिकार क्षेत्र का ज्ञाता कितने हैं? 1। इस प्रकार एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों से किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा। राज्य चाहे छोटा हो चाहे राज्य बहुत बड़ा हो, 3 होगा मतलब 3 ही होगा। किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग में सिर्फ और सिर्फ 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अभी अगर आपसे पूछा जाए मेंस में तो आप यही बात लिखेंगे, अध्यक्ष और उनकी योग्यता, एक सदस्य उनकी योग्यता, एक अन्य सदस्य उनकी योग्यता। तो यह है भाई संरचना, राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना। अच्छा, संरचना तो हो गया, हमको ये तो पता चल गया हम एक आयोग गठित कर रहे हैं और इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे? 3 लोग आकर बैठेंगे, ये तो पता चल गया। अब लाएगा कौन, नाम की सिफारिश कौन करेगा इधर भेजने के लिए? कैसे डिसाइड होगा किस न्यायाधीश को लाएंगे या किस मुख्य न्यायाधीश को लाएंगे, या कैसे डिसाइड होगा? तो डिसाइड कैसे होगा? इनकी नियुक्ति, इन तीनों लोगों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा। जैसे वहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे थे, वैसे यहां पे नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इस अधिनियम के धारा नंबर 22 के तहत, जिसका वर्णन कहां पे है? अध्याय नंबर 5 में। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। ये दोनों बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां पे भी नियुक्ति समिति थे। तो ये राज्यपाल करेगा किसकी सिफारिश पर? नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। अगर नियुक्ति समिति है, अपॉइंटमेंट कमिटी है, तो अपॉइंटमेंट कमिटी के कुछ मेंबर्स भी होंगे, जैसे वहां पे भी थे, बिल्कुल यहां पे भी हो गया। अच्छा, राज्यों को यहाँ पे अब 2 कैटेगरी होता है। एक वो राज्य रहते हैं जहां पे सिर्फ विधानसभा होता है, एक वो राज्य होते हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसका उदाहरण अगर हम बात करें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ विधानसभा है, तो जहां पे सिर्फ विधानसभा है वहां पे नियुक्ति समिति में 1+3 का कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा जब भी लिखूं, एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, जहां दोनों होंगे वहां 1+4 का कॉन्सेप्ट रहेगा। माफ करना, 1+5 का कॉन्सेप्ट होगा, ये 1+4 नहीं होगा, 1+5 का कॉन्सेप्ट होगा।
कैसे कैसे होंगे उसको देखते चलेंगे। सिर्फ उस राज्यों के बारे में बात करते हैं जहां विधानसभा होंगे। 1+3 तो पहले तो मुख्यमंत्री जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे, प्लस 3 और मेंबर, वहां से आप याद करके देखो, एक गृह मंत्री, एक विधानसभा का अध्यक्ष और एक विधानसभा का विपक्ष का नेता। बहुत आसान है, ऐसा ही स्टोरी मैंने वहां पे भी बताया था। तो ये हो गया 1+3। यहां एक ही सदन होते हैं तो एक ही सदन के अध्यक्ष को ला लिए, एक ही सदन के विपक्ष के नेता को ला लिए। बहुत जबरदस्त, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, बाकी सब सदस्य। जहां विधानसभा और विधान परिषद होंगे वहां क्या परिवर्तन आएगा, ये 4 के 4 को एसीटीज यहां पे ला लो। मुख्यमंत्री होंगे, उस राज्य का गृह मंत्री समिति में होंगे, उस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता। अब मैंने बोला यहां विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद के विपक्ष का नेता। बहुत आसान है जोड़ना। कोई भी एक सदन अगर आ रहा है तो सदन का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, हमेशा इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गए 6, 1+5। यहां पे भी अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री, यहां पे भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री। विधान परिषद जुड़ेंगे, 2 अन्य सदस्य आ जाएंगे। तो ये है भाई नियुक्ति समिति। ये चारों मिलकर क्या करेंगे, राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बता रहा हूं, हमारे यहां से विधानसभा है, इतने रहेंगे। ये लोग चारों मिलकर क्या करेंगे, किसी नाम की सिफारिश किसको करेंगे, राज्यपाल। और राज्यपाल उस नाम पर हस्ताक्षर करेंगे, उस नाम पर हस्ताक्षर करेंगे और उनको अध्यक्ष या सदस्य बना दिया जाएगा। तो यह राज्यपाल की कोई विवेकी शक्ति नहीं है और ना ही यह कोई मंत्री परिषद की शक्ति है। यह किसकी शक्ति है, नियुक्ति समिति। नियुक्ति समिति जिस नाम की सिफारिश अध्यक्ष या सदस्य के लिए करेगा उसी को संबंधित राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करेगा। तो यह है भाई नियुक्ति समिति। एकदम मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चा मेरा ये क्लास देख रहे हैं डायरेक्ट, उनको पहला लेक्चर पहले देखना चाहिए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल से चर्चा किया है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो नियुक्ति तो कर दिए, तीनों जन आकर बैठ गए। अच्छा, ये तीनों को लाके बैठा दिया। अब पता चल रहा है किसी का मन कर रहा है कि मैं त्याग पत्र दे दूं, मेरा काम करने का मन नहीं है, मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे और कुछ कुछ जिम्मेदारी। तो इनका क्या कर रहा है, इनमें से किसी को त्याग पत्र देने का मन कर रहा है। डेफिनेटली अगर नियुक्ति अगर राज्यपाल की है तो त्याग पत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल। जिसने इनको अपॉइंट किया था अपना काम करवाने के लिए, उन्हीं को त्याग पत्र देंगे। तो अध्यक्ष व सदस्य त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे। वहां पे भी ऐसी हुआ था, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया था, इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र किसको दे दिए, राष्ट्रपति को। यहां पे राज्यपाल। बहुत आसान है इसको पढ़ना और सदस्य समझना। एक बार मैं जब क्लास ले रहा था तो बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। उनका कहना था सर अध्यक्ष राज्यपाल को देते होंगे और सदस्य अध्यक्ष को देते होंगे। यहां पे ऐसा किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष और सदस्य किसी को भी त्यागपत्र देना रहेगा तो किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। अगला क्या है, पद से हटाना। पता चल रहा है ये तीनों का मन तो नहीं कर रहा है हटने का, लेकिन हटाने का जरूरत पड़ रहा है। क्यों, कुछ कारण हो सकते हैं क्योंकि इन लोग हो सकता है ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे। तो अगर कभी ऐसा जरूरत पड़े अध्यक्ष व सदस्य को उनके पद से हटाना है, तो एक बात आप याद रखेंगे कि इनको हटाने का काम, देखो यहां पे अब अगर आप हटाने वाली बात कर रहा हूं तो आप याद रखेंगे यह हटाने वाला राज्यपाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। किस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर। पता चला ये वाले आदमी ना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हटाने के वहां पे जो 2 आधार थे यहां पे भी 2 ही आधार होंगे। देखो 2 आधार कौन कौन से हैं, सिद्ध कदाचार व असमर्थता। ऐसा हो सकता है एक कारण कि उनका आचरण अच्छा नहीं था, कदाचारी व्यक्ति था, यह वह काम करने में असमर्थ है। इन्हीं 2 कारणों के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कब हटाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के ऊपर वास्तविकता में जांच करेंगे कि उन्होंने क्या इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण उनके लिए उचित है हटाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जांच रिपोर्ट यह कह दे हाँ बिल्कुल उस ए नामक व्यक्ति को हटा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति उनको अपने पद से
हटा देंगे, उस पद से हटा देंगे। तो ये हटा सकते हैं राष्ट्रपति, यहां पे राज्यपाल नहीं लगाएंगे। और आपको थोड़ा सा यह बात ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और ऐसे भी आपको बता दूं, राज्य के बहुत सारे ऐसे आयोग होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, लेकिन उनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ये जब आप मेरे साथ संविधान में पहुंचेंगे या संविधान की कक्षा में आएंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगा। मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो अच्छा आपसे पूछा जाए किस आधारों पर, कितने आधारों पर? 2, कदाचार और असमर्थता। अच्छा, कुछ ऐसा भी कंडीशन है कि इन तीनों को बिना सुप्रीम कोर्ट के जांच के भी राष्ट्रपति इनके पद से हटा सकते हैं। वही 4 कारण जो 4 कारण मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। 4 कारण, यदि इनमें से मान लीजिए इसी व्यक्ति के लिए बात करें, अगर यह दिवालिया घोषित हो गया हो, या यह व्यक्ति पता चला किसी और लाभ के पद पर हो, है ना, या मानसिक रोगी हो, इस प्रकार का यदि कोई कारण पता चलता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट के जांच रिपोर्ट के उनको उनके पद से विमुक्त कर सकते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? पद से हटाना 2 आधारों पर जांच करना पड़ेगा, और जो मैं 4 और बात बताया हूं उस समय जांच नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न बनता है, इन लोग अंदर तो आ गए, इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? इनका कार्यकाल वही होगा जो किसमें पढ़े थे हम लोग, उनके कार्यकाल के लिए 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। इनका कार्यकाल इसी अध्याय नंबर 5 के धारा नंबर 24 में वर्णित है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। क्लियर है? चलो भाई, अगले एक चीज और याद रखेंगे आप, अध्याय नंबर 6 किसके बारे में चर्चा करेंगे? अध्याय नंबर 6 में मानव अधिकार न्यायालय। अब देखो भाई, ये यहां तक हमारा अध्याय नंबर 5 समाप्त, यहां तक हमारा अध्याय नंबर 5 समाप्त। अब 5 समाप्त हो गया। अब ये 5 समाप्त होने से एक बात आप याद रखेंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन हो गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन हो गया, जहां 13 लोग हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग में 3 लोग हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है दी, आप अभी बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और मैं आपको जो भी कमेंट करने कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है उसका आंसर जरूर दें। मेरे को लगता है कि वास्तविकता में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़े हुए, मेरे इस वीडियो बनाने का आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर है? तो आप उसको जरूर बताएं। और बच्चे मेरे से बार बार व्हाट्सएप में पूछ रहे थे, सर बाकी अधिनियम जो इस पेपर 7 में वो कहाँ पे मिलेंगे, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कहाँ पे मिलेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर यूट्यूब में नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको ऐप में कंप्लीट वीडियो लेक्चर पेपर 7 का मिल जाएगा। क्लियर है? प्ले स्टोर में स्पर्श पीएससी टाइप कीजिएगा, और टाइप करने के बाद जो हमारा लोगो दिखेगा, अभी जो लोगो आपको ऊपर दिख रहा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं यह कहना चाह रहा था, राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन हो गया। इस राज्य मानव अधिकार आयोग के वही कार्य, वही शक्तियां, वही प्रक्रिया, वही अन्वेषण का अधिकार होगा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का होगा। मतलब लेक्चर नंबर 2 में, इसके पिछले लेक्चर में जो मैं सब बातें बताया वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए भी था और वह राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए भी था। इस अधिनियम में इसके लिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए अलग से शक्ति, कार्य और प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। इस आयोग को भी वही शक्तियों का प्रयोग करना है, ध्यान रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप राज्य के भी जनता हो, आप देश के भी जनता हो, तो आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी जा सकते हो, आप राज्य मानव अधिकार आयोग भी जा सकते हो। क्लियर है? इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जो जो मेन चीजें हम डिस्कस करना था हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो जी, अध्याय नंबर 5 तक कहानी खत्म हो गया। अध्याय नंबर 6 में क्या बात कहा गया है? अब हमने ये तो बहुत लिख दिया कि किसी के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अब मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे उन्नाव केस उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, किसी बच्ची का बलात्कार हो गया, उसमें एक नेता शामिल था जो मंत्री के पद पर था। अब रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा था। अगर रिपोर्ट पुलिस वाला उस आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, मतलब उस बच्ची का जिनके साथ अपराध हुआ है उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। मानव अधिकार आयोग वहां पहुंचे, पूरा रिपोर्ट देखे तो जरूर कि पुलिस वाले ने और तत्कालिक
उस क्षेत्र के कुछ नेताओं ने और कुछ लोगों ने मिलकर उस बच्ची के मानव अधिकारों का हनन किया। उनके साथ अपराध तो हुआ, उनके मानव अधिकारों का हनन हुआ। मानव अधिकार आयोग पूरा रिपोर्ट बनाए कि पुलिस वाले की भी बहुत बड़ी गलती है, पुलिस वाले को भी कुछ न कुछ सजा देना चाहिए। अब ये सजा कौन देगा? मैंने बोला आयोग को सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्ति है। आयोग दंड नहीं सुना सकता है, आयोग निर्णय नहीं सुना सकता है, मामले की जांच कर सकता है। तो दंड कौन सुनाएगा? जो गलती किया है उसको दंड कौन सुनाएगा? यह दंड सुनाने के लिए अध्याय नंबर 6 में मानव अधिकार न्यायालय गठित करने की बात कही गई है धारा नंबर 30 के तहत। मैं अध्याय नंबर 6 में पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है ना। अगर किसी व्यक्ति के, अगर मेरे मानव अधिकारों का हनन हुआ है, मैं आयोग के पास गया, आयोग इस बात का जांच किया, रिपोर्ट तैयार किया और उनको भी लगा हाँ मेरे मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो हमने तो कह दिया आयोग निर्णय नहीं सुना सकते, आयोग दंड नहीं सुना सकते, तो दंड कौन सुनाएगा? मेरे को न्याय कहां पे मिलेगा? तो इसके लिए बोला गया है एक मानव अधिकार न्यायालय होगा। और मानव अधिकार न्यायालय कौन होगा? बोला गया है प्रत्येक जिले में जो सत्र न्यायालय है उस सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। और मैं कहूं दोस्त, सत्र न्यायालय खुद अपने मामलों में इतना बिजी रहते हैं, वहां पे कोई रेप का मामला चल रहा है, चोरी का मामला चल रहा है, डकैती का मामला चल रहा है, मारपीट का मामला चल रहा है, हत्या का मामला चल रहा है, इतने सारे मामले ऑलरेडी रहते हैं। ऊपर से और उनको कौन सी जिम्मेदारी दे दी गई? मानव अधिकारों के हनन की जिम्मेदारी दे दी गई, उसकी भी सुनवाई करने की बहुत बात कही गई। मेरे कहने का मतलब है इनको यह जिम्मेदारी ना देकर, यदि सत्र न्यायालय को यह जिम्मेदारी ना देकर अलग से एक कोर्ट स्थापित किया जाता, प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय यदि गठित किए जाते, मैं डेफिनेटली यह कह सकता हूं तो उस समय वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन नहीं होता। खैर, गठित कर पाना, अलग से न्यायालय बिल्डिंग बनाना, वहां जज नियुक्त करना, वकील नियुक्त करना, ऑफिस अरेंज करना छोटा मोटा टास्क नहीं है। इसीलिए आप याद रखेंगे प्रत्येक जिले के, कहा गया है प्रत्येक जिले के सत्र न्यायालय को आप मानव अधिकार न्यायालय का दर्जा दे सकते हैं। यह लिखा गया है एक ही बात, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। कौन सा कोर्ट? सेशन कोर्ट को मानव अधिकार न्यायालय समझा जाएगा। अच्छा, अगर मानव अधिकार न्यायालय है तो एक वकील भी रखना पड़ेगा, सरकारी वकील। क्यों सरकारी वकील रखना पड़ेगा? हो सकता है अगर मेरे मानव अधिकारों का हनन हुआ है लेकिन मेरे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है जो मेरे तरफ से पैरवी कर सके, मेरे मामलों की लड़ाई लड़ सके। इसीलिए अध्याय नंबर 6 में धारा 31 के तहत कहा गया है जो मानव अधिकार न्यायालय की बात कर रहे हैं उस मानव अधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक होगा, मतलब एक वकील होगा, सरकारी वकील होगा, जिसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है उसके तरफ से वह पैरवी करेगा। सैलरी इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन एक सरकारी वकील होगा। मतलब अगर मेरे मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो आप सिर्फ मानव अधिकार आयोग तक पहुंचने की कोशिश करें, मैं मानव अधिकार आयोग तक जाने की कोशिश करूं, बाकी जांच उन लोग करेंगे, उन लोग मेरे को न्यायालय लेकर जाएंगे, सत्र न्यायालय में जिसको मानव अधिकार न्यायालय कहा जाएगा, उस सुनवाई के लिए, और वहां पे मेरे लिए एक वकील भी होगा जो मेरे तरफ से पैरवी करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सभी व्यवस्था इस अधिनियम के तहत किया गया है कि क्या क्या प्रावधान हम करें, क्या क्या प्रावधान हम करें जिससे लोगों को उसके अधिकार मिल सके। न्यायालय भी बना दिए, आयोग भी बना दिए, जांच करवाने दे दिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह अधिनियम है। हाँ, बस याद रखेंगे ये जो मैं सरकारी वकील बोल रहा हूँ, जो इस न्यायालय में एक सरकारी वकील होगा उसके पास कम से कम वकील बनने का 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी उसको मानव अधिकार न्यायालय में विशेष अभियोजक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है अभी अभी अपने वकालत की पढ़ाई करके आया है, जानता कुछ नहीं है और उनको हमारा वकील बना दिए, पता चला उससे ज़्यादा तो हम ही जान रहे हैं कि हमको हमारे खिलाफ बातों, हमारे पक्ष में बात कैसे रखना है, हम ज़्यादा जान रहे हैं। तो नहीं, कम से कम कितने साल? 7 वर्ष का अगर अनुभव है तो मानव अधिकार न्यायालय में उसको विशेष अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये सब बातें अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6 में मानव अधिकार न्यायालय और एक वकील, 2 बात रखे जाने की बात कही गई है।
अच्छा, अभी भी 2 अध्याय और बचा हुआ है। कौन कौन सा अध्याय है? एक अध्याय नंबर 7 और एक बचा हुआ है अध्याय नंबर 8। इसको सिर्फ सुन लो, मेंस में कभी भी ये काम नहीं आता है। अध्याय नंबर 7 में भाई यह आयोग बनाए हों जिसमें 3 लोग हैं राज्य मानव अधिकार आयोग में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 13 लोग हैं, तो और वहां पे क्लर्क का पद है, महानिरीक्षक का पद है, महासचिव का पद है, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है। खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? इनको सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं बनवा? क्योंकि अगर इनको सब सैलरी देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, तो बोला गया है राज्य मानव अधिकार आयोग को राज्य सरकार पैसा देगा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को केंद्र सरकार के फंड से पैसा दिया जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रावधान किया गया है। इनके भी खर्चे का ऑडिट किया जाएगा, कैग के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। यह सब बात अध्याय नंबर 7 में। मतलब इनके लिए वित्त का व्यवस्था, फाइनेंस का व्यवस्था। अगर दिल्ली में बैठा व्यक्ति रायपुर में जांच के लिए आ रहा है तो उसको फ्लाइट में आने जाने खर्चा देना पड़ेगा, अपने पैसे से तो नहीं आएगा, कौन देगा? तो इसके लिए वित्त का व्यवस्था बोला गया है सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो दोनों आयोग के लिए वित्त का व्यवस्था कौन करेगा? सरकार के द्वारा। राज्य मानव आयोग के लिए राज्य द्वारा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का केंद्र द्वारा। इनको ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगा, प्रत्येक साल देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं यहीं पे ही 2-4 पैसे को भ्रष्टाचार यहाँ पे व्याप्त हो चुका है, तो भ्रष्टाचार ना हो इसलिए इनका भी कैग के द्वारा रिपोर्ट बनवाया जाएगा। ये की सब बात पैसे कौड़ी का लिख लेना, वित्त एवं लेखा का वर्णन है, एक लाइन लिख के खत्म कर देना। अध्याय नंबर 8, हमेशा किसी भी अधिनियम में आखिरी जो अध्याय रहता है वह प्रकीर्ण रहता है। प्रकीर्ण मतलब विशेष टाइप का रहता है। मेंस में यहां से कभी भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आखिरी अध्याय को आप कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे अध्याय 8 में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, ये जितने भी लोग हैं, जैसे ये 3 लोग हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 13 लोग हैं, यह सबको सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। इसमें जितने भी क्लर्क का पद रहेगा या टाइपिस्ट का पद रहेगा या प्यून का पद रहेगा, जो भी व्यक्ति और यहां नौकरी करेंगे उन सबको भी सरकारी सेवक माना जाएगा। ये बात लिखा हुआ है। अच्छा, इस अधिनियम में यह बात भी लिखा हुआ है, समय समय पर अगर ऐसा लगे कि इनको कोई एसआईटी गठित करने का जरूरत है, कोई बहुत बड़ा मामला है, जैसे उस दिन मैं बताया कि जम्मू कश्मीर में कुछ सेना के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक व्यक्ति को गाड़ी के आगे बांधकर उस मोहल्ले से जान बचाकर निकले उन लोग मिलकर, तो अब वो बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है। क्या सही क्या गलत, इसके लिए कोई एसआईटी गठित करने की जरूरत है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहा जाता है एसआईटी। तो बोला गया है ये दोनों आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह एसआईटी भी गठित कर सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति इनको दिया गया है, स्पेशल टीम बना सकते हैं। उसमें कुछ न्यायाधीश को रख दें या पुलिस अधिकारी लोगों को रख दें, समझदार ईमानदार व्यक्ति लोग को रख दें जो अच्छा सही रिपोर्ट दें। तो आयोग को बोला गया है भाई तुम लोग एसआईटी भी गठित कर सकते हो, तुम लोगों के पास इतनी भी शक्ति है। यह सभी बात इसमें कहा गया है। तो अध्याय 8 ना विशेष होता है, इसको कभी भी मेंस में जरूरत नहीं पड़ेगा। अध्याय 7 में वित्त एवं लेखा का वर्णन है, उसके बारे में भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यह समाप्त होता है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का यह कानून। क्लियर है? इस पूरे में एक बात याद रखना, प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को, कितने तारीख को? प्रति शायद तक मैं इसके बारे में चर्चा किया भी हूं आपको। हर साल अगर हम बात करें 10 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने अपना मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। 30 धारा जारी किए थे, 30 अनुच्छेद जारी किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किस किस तरीके से हमको मानव अधिकारों का संरक्षण करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्र मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। खैर, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको यह अधिनियम अच्छे समझ में आया होगा। बहुत शक्तिशाली अधिनियम है, बहुत महंगे लोग बैठे रहते हैं इसमें,
न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े महान लोग यहाँ हैं, इसलिए यह बहुत शक्तिशाली अधिनियम है। आपको भी कभी लगे आपके मानव अधिकारों का हनन हुआ है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कहाँ पे आपका राज्य मानव अधिकार आयोग है या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर से उनसे संपर्क कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके यदि मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उनको सुरक्षित रख पाएँ। इन सब के माध्यम से बहुत मदद मिलता है ये सब काम करने से। क्लियर है? तो मैं समझूंगा मैं अभी तक का जो वीडियो लेक्चर पढ़ाया वो आपके पेपर 7 में काम तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में भी आपके आसपास के लोगों के मानवाधिकार के संरक्षण में काम आएगा। मैं अधिनियम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है पेपर 7 के जितने भी 10 अधिनियम डाले गए हैं बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कौन कौन से कानून हैं। अगर आप कानूनों के बारे में जानोगे तो उस तरीके से अपना जीवन जियोगे, आप अधिकारी बनोगे। आप सभी जो मेरे को सुन रहे हो भविष्य के या तो नायब तहसीलदार हैं या डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं। आप जब कोई कार्य करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए मेरे को किस व्यक्ति के किस किस कार्य नहीं करने उनके विरुद्ध मेरे को आपको पावर तो मिल जाएगा, डिप्टी कलेक्टर तो बन जाओगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने शक्तियों का प्रयोग इस वे में नहीं करोगे कि सामने वाले के मानवाधिकार का, उनके अधिकारों का हनन हो, नहीं तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ा एसआईटी गठित हो सकता है और ऐसा होता भी है बहुत जगह। और आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और हो सकता है आपके भी दैनिक जीवन में बहुत काम आएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो अब तक आया हुआ है, उसका आंसर किस प्रकार लिखने से जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स आप ले सकते हो, यह मैं लिख कर दिखाऊंगा। उसको हम लोग पूरा राइटिंग प्रैक्टिस करके देखेंगे और उसके बाद अंत में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखकर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर है? तो अगर आप स्कैन करके मेरे को भेजेंगे तो मैं बता पाऊंगा आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आपको कितना कितना मार्क्स उसमें दिया जा सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा बहुत आपको एक कमेंट करके जरूर बता सकता हूं। वैसे मेरे को पता है ये लाइन बोलने के बाद मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आएंगे लिख कर, क्योंकि बच्चे के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस राइटिंग में कॉपी चेक करना, कॉपी चेक नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो ठीक है, तो मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन में। फिर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आपको कौन सा अधिनियम इसके साथ और पढ़ना है जिसका आपको पेपर 7 में ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है? तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।